नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा है। अध्यादेश लाकर एलजी को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए हैं। संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र ने यह फैसला किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और एक अध्यादेश लाकर एलजी के हाथ में तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दे दिए हैं केंद्र सरकार ने। कोर्ट ने यह अधिकार दिल्ली सरकार को दिए थे, अब इसे पलट दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाकर। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का यह पूरा मामला है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है यह पूरा मामला। मई 2015 में मोदी जी की सरकार ने एमएचए का एक नोटिफिकेशन इशू किया कि केजरीवाल सरकार के पास सर्विसेज की ताकत नहीं है, उनके पास अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत नहीं है, उनको भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत नहीं है, उन्हें इनएफिशिएंट अफसरों को हटाने की ताकत नहीं है। यह ताकत केंद्र सरकार के पास है। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दो संवैधानिक पीठों के आदेश के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि केंद्र की सरकार का आदेश गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। संविधान पीठ के फैसले ने यह कहा कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए और उस फैसले को 2 दिन भी नहीं हुआ मोदी जी ने बदल दिया एक अध्यादेश के जरिए। एक ऐसे अध्यादेश के जरिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। इतना क्यों डरते हैं केजरीवाल से? इतना क्यों भय सताता है आपको अरविंद केजरीवाल से कि आप एक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं चलने दे रहे हैं, जिसको 2 करोड़ लोगों ने 90% से ज्यादा सीटें देकर चुना, प्रचंड बहुमत के साथ, एक नहीं 3 बार चुना। आप ऐसी सरकार को नहीं चलने दे रहे हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का ये मामला लगातार अब गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ रहे हैं। नमित, आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो आखिर इस अध्यादेश लाने का क्या अर्थ है? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उस पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी हैं। आतिशी जी, 8 साल की आपने बड़ी लड़ाई लड़ी, फैसला भी आपके हक में आया, लेकिन 8 दिन के बाद ही फिर से एलजी को बोझ बना दिया गया। थोड़ा सा बताइए कि आखिर ये जो अध्यादेश आया है क्या ये गैर संवैधानिक है और क्या क्या इसमें तथ्य रखे गए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक बहुत क्लियर कट फैसला दिया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बाकी सब मुद्दों पर पूरी ताकत है और उस ताकत के अनुसार एलजी साहब को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के निर्णय मानने की बाध्यता है। ये ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संविधान से मिल रही है। तो जो ताकत संविधान से मिलती है उस ताकत को ऑर्डिनेंस से नहीं हटाया जा सकता, उस ताकत को नोटिफिकेशन से नहीं हटाया जा सकता,
उस ताकत को कानून से भी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत संविधान से आई है। इसलिए यह अध्यादेश जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत को छीनने की कोशिश करता है, यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है। लेकिन केंद्र सरकार को एक अधिकार होता है कि वो कानून ला सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग पर, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट की 6 सप्ताह की छुट्टियां हैं, क्या इसी दिन का इंतजार केंद्र सरकार कर रही थी? देखिए, दो चीजें हैं। बिल्कुल केंद्र सरकार कानून ला सकती है, अध्यादेश ला सकती है, लेकिन कोई भी कानून, कोई भी अध्यादेश संविधान की सीमाओं के अंदर होना होगा। संविधान कानून नहीं लेके आ सकती है, लेके आ सकता। तो इसलिए ये जो अध्यादेश है ये गैर संवैधानिक है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार को भी पता है कि उनका अध्यादेश गैर कानूनी है। उन्होंने क्यों इंतजार किया सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होने का? ये कानून वो 1 हफ्ते पहले ला सकते थे, 5 दिन पहले ला सकते थे, 1 दिन पहले भी ला सकते थे। लेकिन जिस दिन शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होती है, उसके 5 घंटे के अंदर अंदर अध्यादेश आ जाता है। पीठ की अवमानना है, उसका कंटेम्प्ट है, लेकिन इस अध्यादेश के माध्यम से वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को परेशान तो कर ही सकते हैं। दिल्ली एक सवाल ये भी है, जो कमेटी बनाई गई है बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हमलावर है। बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है। दरअसल ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार को है। चुनी हुई सरकार को प्रशासन चलाने की शक्तियां मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये संघीय ढांचे का बड़ा नुकसान है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को मंत्रियों की बात सुननी चाहिए, और अगर अधिकारी बात नहीं सुनते हैं तो ये सिस्टम का खोट है। चुनी हुई सरकार में उसी के पास प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्र सरकार का फैसला आया है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो फैसला है वो आपको बता दें कि कहा गया है कि उपराज्यपाल का होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग में मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। तो केंद्र सरकार का क्या फैसला है वो हम आपको बता रहे हैं कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो फैसला है वो उपराज्यपाल का होगा। ये केंद्र सरकार ने कहा है अध्यादेश लाकर। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का कोई अधिकार इसमें नहीं होगा, यानी जो पहले हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यही जो रूल है वो था। केंद्र सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिया। ये फैसला दरअसल एक अध्यादेश के तौर पर लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया उसके बाद जब फैसला केंद्र सरकार के हित में नहीं आया, उनके पक्ष में नहीं आया, तो केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है जिसके बाद इसे पास किया जाता है और तमाम ताकतें उपराज्यपाल को एक बार फिर से दे दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी बड़ी खबर है। कांटेरवा स्टेडियम में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोपहर 12:30 बजे कांटेरवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे सिद्धरमैया। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। 8 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे सिद्धरमैया। आठ विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। देखिए तैयारियां आप देख सकते हैं बेंगलुरु की सड़कों पर किस तरह से पोस्टर से पटी हुई हैं ये सड़कें जो है, क्योंकि यहाँ पर आज नई सरकार शपथ लेने वाली है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तैयारियां हैं, तैयारियों की झलक भी आपको दिखाई जा रही है। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इस चुनाव में उनका एक अहम रोल भी रहा है। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। 8 मंत्री भी शपथ लेंगे। चलिए तो आज कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। अब ऐसे में मंत्रियों की लिस्ट जो है, संभावित मंत्रियों की लिस्ट, वो हम आपको बताते हैं। जी परमेश्वर, एमबी पाटिल, के एच मुनियप्पा,
के जॉर्ज, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी, जमीर अहमद, जी परमेश्वर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। वो लंबे समय से कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के साथ साथ राज्य सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं और इसके साथ ही एमबी पाटिल पूर्व सांसद हैं। सिद्धरामैया की पिछली सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। वो प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मंत्रियों की सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का नाम भी है। सिद्धरामैया की सरकार के मंत्रियों की लिस्ट में लक्ष्मण सावदी का नाम भी है। सावदी से पहले बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद टिकट न मिलने से नाराज हुए थे वो और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। चलिए, शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेताओं को न्योता दिया गया। किस किस को न्योता दिया गया वो आपको बताते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है, इन्हें भी न्योता भेजा गया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन्हें भी न्योता भेजा गया है। एनसीपी अध्यक्ष को भी न्योता भेजा गया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को भी यानी उद्धव ठाकरे को भी इन्विटेशन भेजा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को भी न्योता दिया गया है। सीताराम येचुरी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीआईएम का, उन्हें भी इन्विटेशन भेजा गया है। चलिए, बड़ी खबर, 2000 के नोट पर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है। आरबीआई ने बंद कर दिए 2000 के नोट। 30 सितंबर तक बैंक में जमा कर सकेंगे नोट। 23 मई से शुरू होगी नोट वापसी की प्रक्रिया। नोटबंदी के बाद नोट वापसी का फैसला लिया गया है। आरबीआई ने यह अहम फैसला लिया है। 31 लाख करोड़ की करेंसी दरअसल सर्कुलेशन में है। 2000 के नोट की कुल 3.13 लाख करोड़ की करेंसी है। तो चलिए, आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कहानी 2000 के नोट की। साल 2018-19 से देश में नोट छपना बंद हो गए थे। 31 मार्च 2018 तक देश में 6.73 लाख करोड़ की कीमत के 2000 रुपए के नोट थे। 31 मार्च 2018 तक देश में 6.73 लाख करोड़ रुपए के जो नोट हैं वो बाजार में थे। 31 मार्च 2023 तक बाजार में 3.62 लाख करोड़ रुपए के ही 2000 के नोट बचे, यानी अभी 3,62,000 करोड़ के ही 2000 के नोट बाहर हैं। तो ये 2000 के नोट की कहानी है। दरअसल कई सारे सवाल उठे, अचानक ये क्यों हुआ। आरबीआई से जब सवाल किया गया तो आरबीआई ने क्या कहा? जवाब था कि 2000 के नोट सर्कुलेशन के बाहर होंगे। कब से बदले जाएंगे नोट? 23 मई से बदले जा सकेंगे नोट। नोट बदलने के लिए क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि बैंक में जाकर नोट बदले जा सकते हैं। ये जवाब था आरबीआई का। इसके बाद ये पूछा गया कि आखिर कब तक बदले जा सकते हैं नोट, तो कहा गया कि 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकते हैं। 30 सितंबर के बाद क्या होगा? जब ये सवाल आया कि आखिर अगर 30 तारीख तक नहीं बदले जाते हैं नोट तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, तो इस पर कहा कि सिर्फ आरबीआई में ही बदले जाएंगे नोट। 2000 के नोट से खरीदारी में दिक्कत होगी। क्यों नहीं? क्योंकि ये नोट अभी चलन में रहेंगे। आम लोगों पर इसका कैसा असर पड़ेगा, ये भी सवाल जो है वो पूछा गया है उनसे। उन्होंने कहा सर्कुलेशन में कम है लेकिन खास असर नहीं होगा। ये सवाल जवाब हैं जो आरबीआई से किए गए हैं इस फैसले के बाद। हालांकि देखिए, आपने पहले भी देखा था, कई बार ऐसा हुआ है कि जो नोट हैं उन्हें सरकार बंद कर देती है ताकि जो ब्लैक मनी है उस पर एक टारगेट किया जा सके। वहीं 2000 के नोट बैन होने पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सब कुछ जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो लगता है कि ईडी और सीबीआई की तरह आरबीआई का भी इस्तेमाल हो रहा है। लोग भूख से तड़प रहे हैं
और 2000 नोट की बात हो रही है। कहीं न कहीं कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है और एक लंबी बहस छिड़ी हुई थी कि क्या नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल ठीक नहीं रहा है, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार रहती है, उससे ध्यान बटाने के लिए अब एक डिबेट और शुरू होगा। आज कर्नाटक का शपथ ग्रहण है, तो निश्चित रूप से मीडिया के लिए कुछ मसाला चाहिए, सो उन्होंने देने का काम किया। इससे ज्यादा कोई 2000 के नोट की बात नहीं है। सब लोग जानते थे, पहले से जानते थे कि 2000 के नोट बंद होंगे। वो जिस दिन नोटबंदी चालू, उसके 3 महीने के बाद ये पता चल गया था ये पूरी तरह फेल है। तो 2000 रुपए के नोट बंद होने के फैसले पर आखिर आम जनता का क्या कुछ कहना है? हमारे सहयोगी मदन मोहन ने वाराणसी में जायजा लिया और लोगों से बातचीत की, सुनाते हैं आपको। आरबीआई ने एक बार 2000 के नोट पर फिर से कहा जाए तो रोक लगा दी है और अब जो है ये चलन में नहीं होगा। हालांकि इसका जो है एक समय सीमा निर्धारित किया गया है, 30 सितंबर तक जो है लोग जो है 2000 के नोट को जाकर के बैंक में बदल सकते हैं। तो इस समय वाराणसी में है और वाराणसी की जनता क्या सोचती है इस पर सीधे बात कर लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं संजय श्रीवास्तव। संजय जी, 2000 के नोट जो है एक बार फिर से जो है आरबीआई ने कहा जाए तो बंद कर दिया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरह से ठीक भी है क्योंकि लोग इसको इकट्ठा करके रख लिए हैं, तो ये अच्छी बात है कि वो नोट निकलना चाहिए सबके पास से। तो इसका प्रभाव जैसे आम जनता पे जो है क्या पड़ेगा? आम जनता के ऊपर तो कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि आम जनता सब जो पूंजीपति हैं वहीं रखे हैं और जनरल जो है वो सब तो उतना नहीं रखे हैं। सरकार की नाकामी है। एक बार ये नोटबंदी करते हैं कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, फिर दोबारा ये नोटबंदी करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है नोटबंदी के फैसले को लेकर। देखिए, यह जो 2000 का नोट बंद हुआ है, इसके परिप्रेक्ष्य में सरकार का एक सकारात्मक प्रयास कहा जा सकता है, क्योंकि इससे जो कालाबाजारी या जो लोग अपने पास जो बड़े पैसे को रखते हैं, उससे ये सब पैसे निकल सकते हैं बाहर। तो हम लोग पूरी तरह से डिजिटल करेंसी के फेवर में हैं। चूँकि भारत हमारा एक प्राचीन देश है, ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लोग रहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम धीरे धीरे कर सकते हैं। जो है बड़ी नोट बंद करने पे बड़े लोगों को प्रॉब्लम होगी, छोटे लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। एक बड़ी खबर, जयपुर के योजना भवन में कैश का भंडार मिला है। 2.31 करोड़ रुपए और 1 किलो सोना बरामद किया गया है। विभाग से जुड़े 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। योजना भवन के बेसमेंट स्थित अलमारी में ये पैसे और सोना रखे गए थे। 2,31,49,500 रुपए की नकदी जब्त की गई है। 1 किलो सोना भी जब्त किया गया। तो जयपुर से ये रकम बरामद की गई है। एक बड़ी खबर, यूपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 12 डीजी, एडीजी और 8 एसपी रैंक के आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ है। प्रशांत कुमार को स्टेट एसआईटी का अतिरिक्त प्रभार किया गया है। रेणुका मिश्रा को डीजी प्रशिक्षण बनाया गया है। तनुजा श्रीवास्तव डीजी रूल्स एंड मैनुअल बनी है। संजय एम तरड़े महानिदेशक टेलीकॉम बनाए गए हैं। अनुपम कुलश्रेष्ठ अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बनाए गए। अनुपम कुलश्रेष्ठ को 1090 का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यूपी में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। तो ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर जिस तरह से केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है, आम आदमी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। फिलहाल सीधा ले चलते हैं आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपके भ्रष्टाचार की जांच खुलेगा, आप उसके पीछे लगेंगे। ये 13 मई की हरकत है। 15 तारीख को
सौरभ भारद्वाज अधिकारियों से जिन जिन मामले में भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, चाहे वो फीडबैक यूनिट हो, एक्साइज घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, उन सब की फाइलें छीनना शुरू कर देते हैं। मैं यह शब्द यूज कर रहा हूं, छीनना शुरू कर देते हैं, मंगाते नहीं है, धमकाते हैं। 16 मई को, 15 मई की रात और 16 मई सुबह रात के 3 बजे अधिकारियों के कमरे के ताले तोड़े जाते हैं, कागजों की फोटोस्टेट की जाती है। ये अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्री को शोभा देता है क्या? और मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में जो कुछ भी घटता है उसका असर पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व पे जाता है। आप क्या दिखाना चाहते हैं दिल्ली में? गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडों की सरकार है। आप कुछ भी करेंगे और हम देखते रहेंगे, बाकी प्रशासनिक अमला देखता रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 16 मई की रात को 3 बजे और जो फाइलें उठाई जाती हैं वो बड़ा गंभीर है। उसमें शीश महल की फाइल है, शराब घोटाले की है, फीडबैक यूनिट की है, एक्साइज डिपार्टमेंट की कई सारी चार्जशीट्स हैं। ये सब फाइलें वहां से उनकी फोटोस्टेट की जाती हैं। 17 मई को फिर आशीष मोरे के स्थान पर AK सिंह को लगाने की फाइल मूव की जाती है और LG साहब के पास थ्रू सिविल सर्विसेज बोर्ड वो फाइल आती है। LG साहब, फिर मैं कह रहा हूं, 17 तारीख को वो फाइल अप्रूव करके भेज देते हैं कि आशीष मोरे का जो भी उन्होंने डिमांड की कि मोरे के स्थान पे AK सिंह को लगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।